हे गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। आपने अभी तक बहुत ज़्यादा ये सुना होगा कि पैसा सेव करें, पैसा बचा कर रखें, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम देगा। ठीक, मैं आपको एक आइडिया बताऊं कि आप पैसा सेव ना करो। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि पैसा सेव ना करो, लेकिन यहाँ पर पैसा सेव करने की बात नहीं कर रहा, मैं पैसा इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग कहते हैं पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टिंग ही एक बेसिक हथियार है जो हमारे पैसे को मल्टीपल करता है। तो इन्वेस्टिंग की हैबिट बनाइएगा और इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब पहले ये क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट करें क्यों। इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पैसा आपका बैंक में अवेलेबल होता है वो एक कैश के रूप में माना जाता है कि वो आपका अमाउंट जो है कैश का अमाउंट है। वो टाइम टू टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला जाता है वो जो मनी है आपकी उसकी वैल्यू कम होती रहती है। वैल्यू कम कैसे होती रहती है? वैल्यू कम इस वजह से होती है क्योंकि इन्फ्लेशन की मार पड़ती है। अब इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन महंगाई को बोलते हैं। महंगाई की मार जो होती है हमारे कैश वाले अमाउंट पर पड़ती है। जो हमारा पैसा बैंक में हम रखते हैं, ठीक, सेविंग अकाउंट के अंदर, वो क्या काम करता है, उस पैसे को बैंक कुछ परसेंट अमाउंट देता है हमें। लेकिन क्या होता है, जो महंगाई दर बढ़ती है वो उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ती है। सपोज़ कोई बैंक है आपको 3 से 6% का इंटरेस्ट रेट दे रही है आपकी सेविंग पर, तो वहीं पर अगर बात करें महंगाई की तो मिनिमम मान लो 10-12% महंगाई बढ़ रही है, तब वो आपको 3 से 6% देता है इंटरेस्ट के तौर पर सेविंग अकाउंट के अंदर। ठीक, तो क्या हो रहा है, आपके यहाँ पर पैसा बढ़ नहीं रहा बल्कि आपके पैसे की वैल्यू कम हो जा रही है। ठीक, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ। सपोज कोई बॉक्स है और उस बॉक्स का जो प्राइस है वो 500 रुपये है। यहाँ पर 10 लोग हैं, ठीक, 10 लोग उस अगर बॉक्स को ख़रीदेंगे तो 500 के हिसाब से 5000 रुपये में वो बॉक्स अपना अपना एक एक बॉक्स ख़रीद लेंगे। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, पैसे को, करेंसी को और छापती है, मतलब करेंसी को और बनाती है और वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। वो जो करेंसी है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सपोज जो 10 लोग थे उनके पास 500 रुपये थे, तो उनको एक एक 500 रुपये और दे दिए जाते हैं एक एक बार और, मतलब उन लोगों के पास हज़ार रुपये हो जाते हैं। ठीक, उन 10 लोगों के पास हज़ार रुपये हो जाते हैं, मतलब 10,000 हो जाते हैं, मतलब 5,000 से 10,000 रुपये हो जाते हैं उनके पास। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो बॉक्स है, बॉक्स वो लिमिटेड है। ठीक, वो बॉक्स मान लो 10 थे तो 10 के 10 ही हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो 500 रुपये का जो बॉक्स था उसकी कीमत सीधे 500 प्लस, मतलब 1000 रुपये हो जाएगी। जो पहले 10 लोग 500 रुपये में एक एक बॉक्स खरीद ले रहे थे, उन वही लोगों को वही बॉक्स खरीदने के लिए एक एक 1000 रुपये पे करना पड़ता है। तो इससे क्या हुआ, चीज़ें लिमिटेड हैं बट हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई। वही चीज़ ज़्यादा रुपए में देकर हमको ख़रीदनी पड़ रही है। तो ये होता है इन्फ्लेशन। तो अगर पैसा आपका बैंक अकाउंट में पड़ा है तो उस पर इन्फ्लेशन की मार ऐसे ही पड़ती है, आपके पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है। इसलिए इन्फ्लेशन से बचने के लिए इन्वेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आ जाती है कि इन्वेस्टिंग कहाँ कहाँ करें। पहले आपने सेविंग अकाउंट किया, अब सेविंग अकाउंट से कहीं थोड़ा सा बेहतर बताऊं तो एफडी होती है। जो हम लोग एफडी में पैसा लगाते हैं, जो एक बल्क अमाउंट दे देते हैं और उस पर 5%, 6% या 7% तक के बैंक टू बैंक वेरी करता है, उसी हिसाब से आपको पर ईयर का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। ठीक, तो इसमें भी उस लेवल का हमें रिटर्न नहीं मिलता क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उस पर मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो उसके बाद से हम आ जाते हैं म्यूचुअल फंड की तरफ। म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जो कि एफडी या सेविंग अकाउंट से कहीं ज़्यादा बेहतर आपको रिटर्न्स देते हैं। अब इसके अंदर जो अमाउंट होता है उसको दो टाइप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक,
तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर आपके पास दो टेक्निक हैं, एक होता है लमसम और एक होता है एसआईपी। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर आपको ईएमआई बनानी पड़ती है एवरी मंथ, एवरी वीक या एवरी 10 डेज़ के बाद आपको एक लिमिटेड, आपने एक डिसाइड कर लिया कि 500 रुपये पर मंथ मुझे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक, तो एवरी मंथ क्लोजिंग पर आप उसको 500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो ये होता है एसआईपी। ठीक, और एक होता है लमसम। लमसम में क्या होता है? आपको बल्क अमाउंट देना पड़ता है। जैसे सपोज आपने 50,000 एक बार में लगा दिए या 1,00,000 रुपये एक बार में लगा दिए। ठीक, उसका पर ईयर का रिटर्न आपको मिलता रहेगा, ये भी होता है। ठीक, दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में एक SWP होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान में आपने एक बार लमसम मतलब पैसा 1,00,000 रुपीज़ लगा दिया, फिर उसके बाद आप एक लिमिटेड डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे पर मंथ इतना इससे निकालना है। ठीक, अगर 1,00,000 रुपये निकाल दिया और 1,00,000 का पर मंथ इंटरेस्ट 2,000 या 3,000 रुपये बन रहा है और आपने SWP में 2,000 रुपये पर मंथ निकालना स्टार्ट कर दिया, तो आपका पैसा आपको कमा कर देता रहेगा और आपकी अमाउंट वहाँ सेव रहेगी। ठीक, लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान है, मतलब 2,000 रुपये है, तो 2,000 रुपये इस तरीके से फिक्स करिएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो कम से कम आपका 2,000 रुपये पर मंथ बन जाए ओवरऑल करके, ताकि आपकी जो मेन अमाउंट है वो बची रहे। अगर आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा मतलब 1,00,000 रुपये उसमें लगा रखे हैं लमसम में और आप 5,000 रुपये महीना निकाल रहे हो, तो हो सकता है कि उस मंथ आपका रिटर्न ज़्यादा ना हो। ठीक, तो वो क्या काम करेगा, आपके मेन पैसे में से जो आपने लमसम अमाउंट लगाया उसमें से काट के दे देगा, तो आपका जो लमसम अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। अरे एक टाइम ऐसा आ जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आप पर मंथ उसमें धीरे धीरे निकाल रहे हो। तो क्या होता है, इसमें हमें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में एक ऐसा अमाउंट फिक्स करना चाहिए जिससे मार्केट ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे जाए तो हमारा अमाउंट आता रहे और हमारा लमसम अमाउंट जो है सेफ रहे। ठीक, अब म्यूचुअल फंड के अंदर जो होता है काम कैसे करता है म्यूचुअल फंड? दो तरीके से म्यूचुअल फंड काम करते हैं। एक होते हैं डेट या बॉन्ड्स, जिनको बोल सकते हैं गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड्स इशू करती है, कुछ प्रोजेक्ट्स के बॉन्ड इशू करती है, तो उसके तहत वो उसमें एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। दूसरा इक्विटी होती है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि मैक्सिमम जितने भी रिच लोग हुए हैं वो इक्विटी में ही इन्वेस्ट करके हुए हैं। ठीक, तो इक्विटी क्या होता है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पर डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो इक्विटी में जा रहा है, इक्विटी मतलब मार्केट में जा रहा है, स्टॉक मार्केट में, तो उसके थ्रू वो जितना रिटर्न देता है वो आपको इधर रिटर्न देता है। अब म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न्स होते हैं वो रिटर्न्स आपको कम से कम 12 से 15% पर ईयर का देता ही देता है म्यूचुअल फंड, बट लॉन्ग रन में देता है। लॉन्ग रन की बात करूं तो 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर, मिनिमम 3 ईयर को आप लॉन्ग ईयर कंसीडर करके चलेंगे। कम से कम 3 साल मुझे इसमें इन्वेस्टेड रहना है, देन आफ्टर मैं इसमें से पैसा निकालूंगा या इसका जो मेरा प्रॉफिट बनेगा वो निकालूंगा। ठीक, तो मिनिमम 3 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। ठीक, और ऐसा भी नहीं है 1 ईयर में भी अच्छा रिटर्न्स दे देते हैं। मेरे कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे रहे हैं जिन्होंने 1 ईयर के अंदर 19%, 20% तक के रिटर्न दिए हैं। ठीक, तो ये हुआ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का। अब इन्वेस्टमेंट का अगर मैं तीसरा तरीका बताऊं तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की तो वो स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड से ही स्टार्ट करे, फिर म्यूचुअल फंड के उतार चढ़ाव को समझकर देन स्टॉक मार्केट में आए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डिफरेंट कंपनीज़ के स्टॉक लेने पड़ते हैं और उन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मैं अगर एक प्लान बताऊं तो आप क्या काम कर सकते हैं, इंडिया की या फिर वर्ल्ड की, या फिर अभी मैं बेसिक बात कर लेता हूं इंडिया की जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं। ठीक, टॉप 10 कंपनीज़ आप गूगल पे डायरेक्ट जाके सर्च भी कर सकते हो। टॉप 10 कंपनीज़ में आप एक लिस्ट बनाइएगा,
उन टॉप 10 कंपनीज़ में पर मंथ का एक अमाउंट आप डिसाइड कर लीजिए, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या 3,000 रुपये, जिस हिसाब से भी आपको सूटेबल लग रहा है उसी हिसाब से टॉप 10 कंपनीज़ या टॉप 5 कंपनीज़ चूज़ कर लीजिएगा और उसमें आप एक प्लान बना लीजिएगा कि मुझे 5,000 रुपये इन टॉप 10 कंपनीज़ में पर मंथ लगाना है। तो और उसको क्या काम करिएगा, आप 10 साल, 5 साल, 15 साल जैसे भी इन्वेस्टमेंट करते रहिएगा, वो आपको म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा कहीं रिटर्न देगा। और अगर ऑन एन एवरेज अगर मैं मानूँ तो कम से कम 15-16% आपका कहीं पर नहीं गया है और आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। क्योंकि अगर आप इंडिया की ग्रोथ में इंटरेस्ट हो, अगर फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तो इंडिया इस समय जस्ट ग्रोथिंग पर है, ठीक है। इसका जो कर्व है यूं रॉकेट की तरह चल रहा है। अगर आप इंडिया की ग्रोथ के साथ चलना चाहते हैं तो अभी से इंडिया की जो टॉप 10 टॉप 5 कंपनीज़ हैं उनमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा। पर मंथ का आप एक अपना टारगेट बना लीजिएगा, 5,000, 2,000, 3,000। अगर टॉप एक कंपनी लग रही है आपको, ये वाली कंपनी ठीक है, तो उसी में रेगुलर लगा सकते हैं आप, ठीक। और इस तरीके से आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में। अब एक जो लास्ट पॉइंट है मेरा, वो उसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करूँगा। अभी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारे माइंड में हमेशा क्या होना चाहिए, हमारा गोल का हमें पता होना चाहिए। गोल मतलब कि मुझे 3 साल के बाद इस पैसे को कहाँ लगाना है। बच्चों की शादी करानी है, बच्चों की एजुकेशन करानी है, या 3 साल के बाद या 2 साल के बाद मुझे कोई कार खरीदनी है या घर खरीदना है। तो ये जो हमारे गोल के हिसाब से ही हमारा टर्म डिसाइड होता है कि हमें इतने समय तक पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। अब हर कोई यही बोल देता है लॉन्ग टर्म, ठीक। लॉन्ग टर्म के अंदर भी हमें गोल का हमें पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब ये हो गया, मैं 5 साल के बाद अपना घर बनाऊंगा, तो मैं आज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा, तो मेरा 5 साल का एक लॉन्ग टर्म पीरियड हो गया कि हाँ 5 साल में इतना अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, मैं अपना घर बना लूँगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, जो आपके दिमाग में आइडिया आया है उस आइडिया को एक्चुअल बनाने के लिए उसको लिखो। उसको लिखने के बाद आपको क्या होगा, आपका एक टारगेट बन जाएगा, ठीक। टारगेट मतलब जैसे आपने घर खरीदना है, आपने सिर्फ माइंड में लगा लिया कि मुझे घर बनाना है या घर खरीदना है। अगर वो आपके दिमाग तक रहेगा और आपने पेन पेपर उठा के उसको नहीं लिखा है, तो वो आपका टारगेट कभी नहीं बनेगा। और आपने उसको लिख लिया कि मुझे घर बनाना है, तो वो आपका एक टारगेट बन गया। अब जब वो टारगेट बन गया तो आपने सोचा कि अब मैं घर बनाऊंगा, तो उसके लिए अब मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, वो आपने लिखा। पैसा मैं क्या काम करूंगा, मैं 15,000 रुपये सैलरी कमाता हूँ, 15 में से 5,000 रुपये मैं इस स्टॉक में लगाऊंगा या इन स्टॉक्स में लगाऊंगा या म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा। 5 साल तक इसमें लगाता रहूँगा, तो मुझे 15% इंटरेस्ट के साथ में 5 साल के बाद मेरे 10 लाख रुपए हो जाएंगे या 5 लाख रुपए हो जाएंगे, तो मैं उससे अपना घर स्टार्ट कर सकूँगा। तो इस तरीके से गोल बनाए जाते हैं। जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल बेस मैंने बताया है। इसी तरीके से बहुत सारे अपना रिटायरमेंट प्लान करते हैं। तो आप 5,000, 6,000, 10,000 रुपये महीना लगाओ, अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाओ या अच्छे इक्विटी स्टॉक्स में लगाओ। लॉन्ग रन के लिए 20 साल 25 साल बाद रिटायरमेंट के लिए जाओगे, तो वहाँ पर आपको करोड़ों लाखों का एक बल्क अमाउंट क्रिएट करके दे देगा। इन्वेस्टिंग की ये पावर होती है, ठीक है। तो सेविंग से कहीं ज़्यादा आप इन्वेस्टिंग पर फोकस करिएगा। और इसके साथ साथ में आपका प्लान तो हो गया, प्लान के साथ साथ में रिस्क रिवार्ड भी ज़रूरी है। रिस्क और रिवार्ड की हर कोई यहाँ पर बात करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमने सेविंग अकाउंट से अपना पैसा निकालकर एफडी में डाला, ठीक, एफडी से हमने म्यूचुअल फंड में डाला, एफडी से कहीं ज़्यादा जो हमारे रिटर्न्स हैं वो म्यूचुअल फंड में हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा रिस्क थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक। जहाँ रिस्क है वहीं इश्क है, तो रिस्क है, और रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। ये एक आपने सुना होगा, जहाँ तक 1992 की मूवीज़ एक रिलीज़ हुई थी जो कि स्टॉक मार्केट बेस्ड थी, तो उसमें भी इस चीज़ को बताया गया है, ठीक। तो क्या है, अगर जैसे जैसे आपका रिवार्ड बढ़ता जा रहा है उसी तरीके से आपका रिस्क बढ़ता जा रहा है। एफडी से म्यूचुअल फंड में गए, वहाँ पर रिटर्न्स ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा हो गया। म्यूचुअल फंड से कहाँ गए, आप इक्विटी शेयर मार्केट में गए डायरेक्ट, तो वहाँ पर क्या हो गया, आपका रिस्क ज़्यादा हो गया लेकिन वहाँ पर रिवॉर्ड भी ज़्यादा हो गया।
कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि साल भर में 100% का रिटर्न दे देती हैं, मतलब आपका पैसा 1 ईयर में डबल कर देती हैं, ठीक। लेकिन डबल की जगह कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि जीरो भी कर देती हैं। जीरो मतलब जो 100 रुपये का स्टॉक लिया था वो 1 रुपये में भी आ सकता है, ठीक। तो जिस तरीके से वहाँ पर प्रॉफिट है या रिवार्ड है, उस तरीके से वहाँ पर रिस्क भी है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई आपकी रिस्क प्लस रिवार्ड को सारा दिमाग में रखते हुए ही हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक। अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो रिस्क ओबियसली है। अगर जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, हमारी पूरी लाइफ जो है रिस्क पर डिपेंड है। हम घर से निकलते हैं तब पूरा रोड पर चलते हैं, पूरा रिस्क है। हम अपने डेस्टिनेशन पर जाते हैं, रिस्क सारा कवर्ड करके ही हम अपने डेस्टिनेशन तक जाते हैं, फिर वहाँ से रिटर्न आते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं रिस्क और रिवार्ड का मैटर। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि हम लास्ट वाला जो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं। देखो, जिन लोगों के पास अमाउंट ज़्यादा है या जो 5 लाख 10 लाख 15 लाख या फिर इससे भी कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का प्लान है, तो जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ उसमें भी रिवार्ड बहुत ज़्यादा है, वो है रियल इस्टेट। अब रियल इस्टेट में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक। अमाउंट है आपके पास, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़्यादा अमाउंट के साथ साथ में आपको एक पॉइंट पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि बेसिक रूल है रियल इस्टेट का, वो है लोकेशन। आपको लोकेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपकी लोकेशन सही है रियल इस्टेट की, तब आपको वो इतनी जल्दी आपका पैसा मल्टीपल करके देगा, इतनी जल्दी कि क्या बताऊं, कि अगर आपने आज वो ख़रीदा है 4 दिन के बाद बेचोगे तो हो सकता है अगर लोकेशन अच्छी है तो आपको डबल प्राइस दे दे, ठीक। तो लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रियल इस्टेट। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, लोकेशन के साथ साथ में रियल इस्टेट में किस चीज़ में पैसा लगाना है। रियल इस्टेट के लिए लैंड में पैसा लगाना है, जगह में पैसा लगाना है, ठीक है। आप कभी भी बने बनाए घरों में इन्वेस्टमेंट ना करें, वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उनका वक्त के साथ साथ में डिग्रेडेशन होता रहता है। मतलब जैसे जैसे घर पुराने होते जाते हैं, उस रियल इस्टेट की वैल्यू कम होती जाती है। तो इसलिए आप सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रियल इस्टेट में, तो हमेशा जगह लें, लैंड पर इन्वेस्टमेंट करें लोकेशन को देखते हुए, ठीक। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि इन्वेस्टिंग क्यों करें, इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए, गोल कैसे डिसाइड करने चाहिए, ठीक। और रिस्क रिवार्ड क्या होता है, ठीक। और सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बताए आपको कि कौन कौन से ऑप्शन हैं, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और अगर वीडियो आपको अच्छी आई हो, लगी हो, या इसमें एक भी पॉइंट आपको वैल्यूएबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।